नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आज हम जो पीजीटी का पेपर है 2010 का वो एग्ज़ाम पेपर करेंगे। इससे पहले मैं 11, 13 और 16 का करा चुकी हूँ। ठीक है, उसे देख लेना। क्वेश्चन पेपर को बार बार कहती हूँ ज़रूर देखना। किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसके क्वेश्चन पेपर पहले देख लो। हिंदी अगर टीजीटी का देख रहे हो तो ये थोड़ी है कि टीजीटी का एग्ज़ाम दोगे तो पीजीटी का नहीं आएगा उसमें। हिंदी चाहे तुम टीजीटी हो, पीजीटी हो, लेक्चरर हो, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हिंदी तो सब सेम ही है ना। ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। पहला क्वेश्चन है पवन। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो शुद्ध संधि विच्छेद क्या है पवन का? पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? पो धन अन। क्या हो गया? पवन। ठीक है। अगर इसमें होता आ की मात्रा लगी हुई ना, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता? दो मात्रा लग जाती, पवन। ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है पवन में? ये अयादि संधि है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। संधि से संबंधित एक दो बात आपको और बता दूं। संधि हमारी कितनी होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। संधि 3 होती हैं। कौन सी? स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि। ठीक है। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। वो भी याद कर लेना पांचों। ठीक है। दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, ठीक है, वृद्धि संधि, ये है स्वर संधि के भेद। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये सब बने हैं एग्जाम में। अब आगे देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। यह है द्वंद्व समास का शब्द है। तो द्वंद्व जो है ये किस समास का शब्द है? द्वंद्व का जो इसमें शब्द है वो कौन सा है? आजकल। ठीक है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। और ये क्या है? रातों रात, दिनों दिन। इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है इसमें, क्योंकि एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अत का विलोम है? अत का विलोम कौन सा है हमें बताना है इसमें से। तो अत का विलोम क्या है? इति। और आदि का विलोम क्या होगा? अंत। ठीक है। आदि और अंत, आदि भी पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? तो शाश्वत शब्द का विलोम कौन है? क्षणिक। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द देखना इसमें कौन सा है? तो वो है उच्च श्रृंखल। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें ज्योत्सना। इसमें ध्यान करना हमेशा, ज्योत्सना जब भी आता है ना, आधा और सा रहता है, ये बार बार रिपीट भी होता है एग्जाम में। आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है हमारा? सदृश्य, गोद में लड़का, शहर में ढिंडोरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन हमारा 3 सही होगा। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ये है कंठ ओष्ठ्य। ओ दो तो कंठ ओष्ठ्य, और ये दो तो कंठ तालु। जो ए आई होते हैं ना वो कंठ तालु से बोले जाते हैं। ये दोनों बहुत एग्जाम में रिपीट होते हैं। और बड़माला से तो क्वेश्चन आपके 3-4 आते ही हैं। ठीक है। कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, 4 आ गए, लेकिन आते हैं हमेशा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारात प्रच्छते। ये उक्ति किसकी है? ये दंडी की उक्ति है। मैं ऑप्शन कभी इसीलिए मेरी वीडियो में बनाती हूँ तो मैं ऑप्शन नहीं बोलती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद है कि मैं ऑप्शन बोलूँ, क्योंकि ऑप्शन से क्या होता है? कन्फ्यूजन पैदा होता है। अब एक बार जो हमने क्वेश्चन बोल दिया, तुरंत आंसर दे दिया, तो दिमाग में एकदम हमारा फीड हो गया, और वो एग्जाम में जाएंगे तो वो जल्दी से ध्यान आ जाएगा। और जब 4 हमने पढ़े होंगे ना, तो हाँ ये भी बोल रही थी मैडम, ये भी, हाँ ये भी सुना था, ये भी, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है हमें। तो इसलिए मेरा मानना तो यह है कि हमेशा वन लाइनर बना के क्वेश्चन को ध्यान में रखो, तुरंत तो एकदम क्वेश्चन करते चले हो, तो जिससे मतलब गलत माइंड में फीड ही ना हो।
कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहती होई। ठीक है, ये पंक्तियाँ जो हैं, ये काव्य का प्रयोजन क्या रहा है, किन की पंक्तियाँ हैं? पहले तो ये पंक्तियाँ भी पूछी गई हैं एग्जाम में, ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। और इन काव्य पंक्तियों का प्रयोजन क्या है इसमें तुलसीदास जी की? यह है लोक मंगल की कामना। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना करी है वह स्वतः सुखाय के लिए की है। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने क्यों की है, तो वहाँ मतलब लोकमंगल स्वतः सुखाय दोनों दे रखे थे, ए बी, तो दोनों सही होंगे। ठीक है, और इसमें पूछा है तो लोकमंगल की भावना। अति सूदो सनेहु को मारग है, जहाँ नेकु स्यानप बाक नहीं। ये घनानंद की पंक्ति बहुत बार एग्जाम में हुई है, रिपीट बार बार होती रहती हैं। घनानंद की ये रचना है, जैसे कोक सागर है और सुजान सागर है, ये पंक्तियाँ भी बहुत बार आती हैं। घनानंद की एक रचना है जैसे ये सुजान सागर, जैसे ये घनानंद की सुजान सागर है, ऐसे ही है सुजान हित। तो सुजान हित किसकी है? सूदन की। और सुजान हित नहीं, सुजान हित तो हो गई घनानंद की, और सुजान चरित किसकी हो गई? सूदन की हो गई। ये इसलिए बस सुजान हित और सुजान सागर, इस चीज़ का ध्यान रखना कि सुजान चरित सूदन की रचना है। सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? वो है राहुल संस्कृतायन ने माना है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक कैसा काव्य है? ये खंड काव्य है। और अब्दुल रहमान की जगह अधेमाड़ भी आता है लिखा हुआ, तो अब्दुल रहमान को ही अधेमाड़ भी कहा जाता है। आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का जो मतलब वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? परमाल लासों में। और परमाल लासों का दूसरा नाम क्या है? अल्लाह कांड। और ये किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं। राम रक्षा स्रोत इसकी किसकी रचना है? ये है रामानंद की। सुजान विनोद के रचनाकार है। सुजान विनोद किसकी रचना है? देखो एक रचना ये आई, सुजान विनोद किसकी रचना है? ये देव की है। सुजान विनोद किसकी है? देव की है। अब इन्हें एक जगह नोट कर लेना, सुजान विनोद तो है देव की, और सुजान चरित है सूदन की, और सुजान हित किसकी है? घनानंद की। सुजान सागर वो भी घनानंद की। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये भी पूछा होगा है क्वेश्चन है कि देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 72 है, 72। ठीक है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य हैं। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? कृष्ण चरित है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ, तो कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ 1826 ईस्वी में। और किसके द्वारा? जुगल किशोर द्वारा। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर, और कलकत्ता से हुआ। ठीक है, और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो दिनकर की काव्य रचना इसमें कौन सी नहीं है? चित्रधारा। कौन सी नहीं है? चित्रधारा। चित्रधारा किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। साहित्यलोचन कृति के रचनाकार हैं। साहित्यलोचन कृति किसकी है? यह है श्याम सुंदर दास जी की। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है? वो है कर्णालय। और हिंदी का पहला गीति नाट्य कौन सा है? वो भी कर्णालय। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर है। तो बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर क्या है? वो है सेवा सदन। ठीक है, और जो इनके उपन्यास हैं कितने लिखे थे? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद कहीं पूछा गया था। तो ये इसमें इन्होंने 12 उपन्यास माने थे। इन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं? 12 उपन्यास लिखे हैं। और इन्होंने पहले उर्दू में किस नाम से लिखा, मतलब कैसे, और फिर उसे हिंदी में करें, तो इनके सारे ये पूछे आते हैं। ठीक है, अब इनका देखो है बाजारे हुस्न। तो बाजारे हुस्न का क्या हो गया? सेवा सदन।
हिंदी रूपांतर क्या हो गया, सेवा सदन। गोसाई आफियत उर्दू में और हिंदी में क्या हुआ, प्रेमाश्रम। चौगाने अस्थि का हिंदी रूपांतरण क्या है, रंगभूमि। हम खुरवा हम सवाब का हिंदी रूपांतर क्या है, प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह। जलवायु इसार, इसका हिंदी रूपांतर क्या है, वरदान। ठीक है, इन सबको देख के याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछे आते हैं। और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की। ये एग्जाम में पूछा गया है कि प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की है। और ये किस विधा की है, रिपोर्टाज है। काला जल उपन्यास के लेखक हैं, तो काला जल उपन्यास के लेखक कौन है, सानी। आगे देखते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, तो ये किसकी है काव्य रचना, यह है त्रिलोचन की। इनका वास्तविक नाम क्या था, त्रिलोचन का, वासुदेव। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। ठीक है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी, अलवारों की संख्या कितनी थी, 12 थी। हमारे भक्ति काल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एग्जाम पेपर देखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भक्ति काल से उठाए जाते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं हमारे उठाए जाते हैं भक्ति काल से कम 7, 8, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो होते हैं। अलवारों की संख्या 12 थी। ठीक है, तो अलवारों की संख्या 12 थी और ये आए कहाँ से थे, ये थे तमिल। ठीक है, केरल से आए हुए थे और इनकी भाषा क्या थी, अलवारों की तमिल भाषा थी और ये केरल से आए थे। और जो मतलब अलवार थे वो किनको मानते थे, वैष्णवों को मानते थे। और इनमें थे शैव, जो नैनार थे वो शैवों को मानते थे। एक थे अलवार, एक थे नैनार। तो नैनार किसे मानते थे, शैवों को। और इनकी संख्या कितनी थी, 63 थी, 63। ये जो मैंने बताया आपको, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं धर्मवीर भारती। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है, तो सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है, पूर्वीपन। उनकी भाषा में क्या पाया जाता है, पूर्वीपन। अंधेरे में कविता किसने लिखी, तो अंधेरे में कविता किसकी है, ये मुक्तिबोध की रचना है। और ये संकलित किस में है, चांद का मुंह टेढ़े में। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस दोनों कविताएं इनकी ये उसमें किस में संकलित हैं, चांद का मुंह टेढ़े में संकलित हैं। प्रयोगवादी और जो अंधेरे में कविता है इनकी न, तो ये एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहले कैसे प्रकाशित हुई थी, किस नाम से, तो ये हुई थी आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई थी। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं, तो प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं किस सप्तक में संकलित हैं, वो हैं तार सप्तक में। अब देखो इसमें दे रखा दूसरा, चौथा, तीसरा। ठीक है, और इस यहाँ लिख देते पहला। अब ये तार सप्तक लिखा क्योंकि हम इसे पहला नहीं बोलते, केवल तार सप्तक बोलते हैं। तार सप्तक का मतलब होता है 7 कवियों का संग्रह। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है, तो उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है, यह है रूप गोस्वामी का। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तुलसीदास को। ठीक है, अनुप्रास का बादशाह, जातीय कवि, सब तुलसीदास को कहा जाता है। और जो रामचंद्र शुक्ल ने सबसे बड़ा अपने हिसाब से जो कवि माना है वो तुलसीदास जी को ही माना है। रामचंद्र शुक्ल जी के प्रिय कवि हैं तुलसीदास जी। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है, तो सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है, वो है अवधी भाषा है।
नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के जो प्रणेता थे वे थे गोरखनाथ। और हमेशा गोरखनाथ ही लगाना जब भी आए, मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ, ये क्वेश्चन जब भी आता है विवादित रहता है अगर गोरखनाथ नहीं माने, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में गोरखनाथ को ही माना है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। भरत मुनि ने कितने माने हैं? 8 माने हैं। और इनके सबके स्थायी भाव देख लेना, और रस के भेद कितने हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसकी है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये पुस्तक है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और दलित जो साहित्य है उसमें सर्वाधिक चर्चित मतलब प्रिय चर्चित जो चीज़ें रही वो क्या है, उनका कौन सा साहित्य रहा है? वो है आत्मकथा साहित्य, सर्वाधिक चर्चित रहा है दलित साहित्य में। कंधा का तत्सम क्या है? तो कंधा का तत्सम क्या होगा? स्कंद। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा? तो रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र है देवेंद्र सत्यार्थी का। साधना गद्य काव्य किसने लिखा? तो साधना गद्य काव्य किसने लिखा? राय कृष्णदास ने। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? ये पुस्तक ऐसे भी पूछा जाता है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। और किस पर केंद्रित है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। ये आलोचनात्मक कृति है एक। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? मन्नू भंडारी ने। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश। उपमा पदलालित्य, उपमा और पदलालित्य और अर्थगौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुण युक्त कौन सा संस्कृत का कवि है? ऐसा संस्कृत का कौन सा कवि है जिसमें तीनों गुण पाए जाते हों, उपमा के, पदलालित्य के और अर्थगौरव के? तो वो कौन है? माघ कवि। अब ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जाता है। उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। और पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? दंडी। और अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी। ठीक है। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो यह है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। आगे देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िंग का समझकर, भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। संदेह अलंकार में हमेशा संदेह बना रहता है और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम हमारा दूर हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक मियान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती? यह है दृष्टांत अलंकार। माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा? तो माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। मैथिली शरण गुप्त रचित जयद्रथ वध, जो जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। और ये कैसा काव्य है? ये खंड काव्य है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त है? तो महाप्राण किसे कहा गया है हिंदी साहित्य में? निराला को। ठीक है। सबसे ज़्यादा विरोध भी साहित्य में किसका हुआ है? निराला जी का। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की? तो इसके नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी ने। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलवत्ता का सही अर्थ होगा ये क्या? कि झूठा दिखावा करना। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? तो इसमें से विठलनाथ का शिष्य कौन था? ठीक है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ जी ने।
ठीक है, कब की थी? 1565 में की थी। अष्टछाप से देख लेना, क्वेश्चन आते हैं। और अष्टछाप में 8 कवि थे, उसमें से 4 तो थे विठलनाथ जी के और 4 थे बल्लभाचार्य जी के। तो अब इसमें से हमें ये भी देखना, इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन से शिष्य विठलनाथ जी के थे और कौन से बल्लभाचार्य के। तो चारों के अलग अलग याद करोगे तो तुम्हें एक परेशानी नहीं होगी बताने में। और इनसे क्वेश्चन एक हमेशा आता ही है अष्टछाप से। तुम देखना सारे पेपर, तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो वो है विठलनाथ का शिष्य था, कौन था? चतुर्भुज दास। सूर, कुम्मन, परमानंद, कृष्ण ये थे बल्लभाचार्य के। चीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद ये थे विठलनाथ जी के। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है, तो गणेशाय नमः मैंने पिछले पेपर में बताया था। नमः स्वाति स्वाहा, नमः स्वाति स्वाहा स्पदा अल, ये कहीं भी शब्द आ जाए आपको तो समझना एकदम क्या चतुर्थी विभक्ति है। किसी अंग में विकार है, कोई परेशानी है तो उसके लिए विभक्ति लगेगी क्या? तृतीया विभक्ति। भय हेतु कहीं भी कुछ आ गया कि डरता है किसी भी चीज़ से कुछ, तो उसमें लगेगा पंचमी विभक्ति। अगर आपका तुलना के अर्थ में है किसी का कि राम श्याम से श्रेष्ठ है या कुछ है, कवि में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो इसमें क्या लगती है? इसमें सप्तमी। जब हम बहुत सारे लोगों से श्रेष्ठ बताएंगे तो सप्तमी विभक्ति लगेगी, और जब 2 की कंपेयर करेंगे तो षष्ठी विभक्ति लगेगी। खग कुल, कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है, तो ये इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अलंकार कितने होते हैं हमारे? 3। और ये मुझे कमेंट करके बताना कि यमक अलंकार कौन से अलंकार का भेद है? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार या उभय अलंकार, किसका भेद है? निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? तो खने खन नैन कौन अनुसराई, खने खन बसन धूली तन भराई, तो ये पंक्तियां हैं विद्यापति की। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? तो भारत पाक विभाजन को लेकर कौन सी रचना नहीं लिखी गई? वो है राग दरबारी। राग दरबारी किसकी रचना है? श्री लाल शुक्ल को। और भारत पाक विभाजन पर संबंधित है तमस, कितने पाकिस्तान और आधा गांव। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं, तो कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? शिव मूर्ति। प्रभ जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये रैदास की हैं। किसकी हैं पंक्तियां? रैदास की। आगे देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। यह रज्जब अली खां के गुरु थे, तो रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? दादू दयाल। और दादू दयाल के शिष्य कौन कौन थे? ये देख लेना, नीचे इसमें है। दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब थे, सुंदरदास थे, पाग दास थे और जन गोपाल थे, जगजीवन थे। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किसका है? ये विष्णु स्वामी का है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो तुलसीदास। कृष्ण गीतावली किसकी है? तुलसीदास की। हम यहाँ क्या गड़बड़ करते हैं? सूरदास को लगा देते हैं। तुलसीदास कृष्ण विनय पत्रिका रचित है, तो ये किस भाषा में है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। ठीक है। और इसमें तुलसीदास जी की रचनाएं देख लेना, कौन सी ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधी भाषा में, क्योंकि इन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि तुलसीदास जी ने किस भाषा में रचनाएं की हैं, तो वो अवधी और ब्रज दोनों में की है, और इनकी 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी हैं। और जिसमें से 4 रचना, इनकी कितनी रचनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तरकांड है, 4 रचनाएं हैं। ठीक है। और जिसमें 7-7 कांड दे रखे हैं, वो कितनी रचनाएं, इस तरह से ये सब देख लेना। कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन सा मुक्तक काव्य है। आगे देखते हैं 66 का क्वेश्चन। भो निबंध के लेखक हैं, तो भो निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। आँख, कान, नाक, भों, हा, दा, मतलब कहीं भी आ जाए तो समझ लो कि ये किनका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का, क्योंकि मनोवियोग संबंधी निबंध जो लिखे हैं ना, वे सब प्रताप नारायण मिश्र ने लिखे।
आगे देखते हैं, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? वो है मैथिली शरण गुप्त का। और मैथिली शरण, और इसमें आ जाए कि चिरगांव और मैथिली शरण गुप्त ना हो, सियाराम शरण गुप्त हो तब भी, क्योंकि वो इनके ही भाई हैं, सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के। सूची फर्स्ट के समूह का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिओत जी की रचना है। रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। और मृत्युंजय किसकी? राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। पथिक किसकी? रामनरेश त्रिपाठी की। रामनरेश त्रिपाठी की सभी रचनाएं पूछी जाती हैं। मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, ठीक है, कविता कौमुदी। आचार्य शुक्ल ने एडिसन एनॉल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? तो ये किस भाषा में किया? ब्रज भाषा में किया है। आगे देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन, ज्ञान राशि के सिंचित कोश ही का नाम साहित्य है। तो ये उक्ति किस साहित्यकार की है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? लोलट उत्पत्तिवाद। अब ये 4 लेखक थे जो, जिनमें से थे ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की चारों ने मतलब व्याख्या करी है। तो इसमें 4 कौन थे? लोलट, शंकुक, नायक, अभिनवगुप्त। मैंने इस तरह से याद करे थे तो मैं इसी तरह से आपको बता रही हूँ। और इनका था क्या? लोलट, शंकुक, नायक, अभिनवगुप्त। लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमतिवाद, और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, और भट्टनायक भुक्तिवाद। इस तरह से थे इनके। ऐसे इनका ये भी याद करना कि मीमांसा दर्शन, साक्ष्य दर्शन, मीमांसा, न्याय, साक्ष्य और शैव, 4 दर्शन भी इनके आगे याद करना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं बार बार। शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। सारे रसों के स्थायी भाव रट्टा मार के याद कर लेना एकदम फटाक से। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। आगे देखते हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामन है। क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति, कुंतक, औचित्य क्षेमेंद्र और भरत मुनि। आगे देखते हैं, जो जो पटु झटकती, हटती, हस्ती, नचावती, नैन जो जो निपट उदार फगुआ देत बने न। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? तो इसमें कायिक अनुभाव है। अनुभाव कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक और सात्विक। सात्विक अनुभाव में कितने होते हैं? 8 होते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशी मनाना। आगे देखते हैं, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। एक तो सोना है, उसमें से भी सुगंध आ रही, तो सुंदर वस्तु में तो और गुण हो गए। आगे देखते हैं, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्ख धनी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या है? मेघ, बादल का पर्यायवाची है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये क्या है? खचाखच कैसा शब्द है? देशज शब्द है। मुरलीधर योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्दों में कौन से शब्द आते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण सब। टिकट घर संकर शब्द है। 2 शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द। सांप कैसा शब्द है? तद्भव। ऑप्शन बी सही होगा इसका। आगे देखते हैं 81 का क्वेश्चन, किंग का कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। इसका है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है, तो इसका है जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है तो जो बहुत जानकार हो। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है? निसंग।
स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। क्या नहीं है? ललाम। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं, तो तुलसी आधुनिक वातायन से इस पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। मारेसी मोही कुंठाब एवं कछुआधर निबंध के लेखक कौन है? तो वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मिलन का मत लो नाम मैं विरह में चिर हूं, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इनसे संबंधित। कुआनो नदी और सबसे ज़्यादा रहस्यवाद महादेवी वर्मा की रचनाओं में ही पाया जाता है, छायावाद में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो जो कुआनो नदी काव्य संग्रह है इसके रचनाकार कौन है? सर्वेश दयाल सक्सेना। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? तो इसमें कौन सी है? पहाड़ पर लालटेन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो निराला की जो व्यंग्यपरक कविता है वो कौन सी है? कुकुरमुक्ता। सरोज स्मृति हिंदी का शोकगीत माना जाता है। सरोज स्मृति को, सरोज इनकी बेटी थी, ठीक है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, तो ये कथन का संबंध किससे है? तो ये कथन का संबंध है कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है। किससे कहती है? कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है, ठीक है। और ये किस नाटक से ली गई है? चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। और चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। कालिदास ने सुलभ कोपो ऋषि किसे कहा है? तो कालिदास ने सुलभ कोपो ऋषि किसे कहा है? दुर्वासा को। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं ये प्रभाकर छोत्रोदय। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो यह है बुनकरों के जीवन संघर्ष का। आगे देखते हैं। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ये भारतेंदु युग की विशेषता है। और द्विवेदी युग की विशेषता क्या है? इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता। और छायावाद युग की प्रवृत्ति क्या है? इसमें प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है छायावाद में कि प्रकृति को मानवीय रूप में। और प्रगतिवाद में क्या है? शोषित और शोषित वर्ग का। और जो है प्रयोगवाद, जो नई कविता है, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है। आगे देखते हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो वो थे शंभुनाथ सिंह। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो अधैर्य के कवि कौन है? दिनकर, ठीक है। और आज्ञा का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। और त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रेयर्सन ने। अगर ग्रेयर्सन ऑप्शन में नहीं होंगे तो श्याम सुंदर दास होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिटेक्टर किसे कहा है? तो बाड़ी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे कहा है? तो वो कहा है कबीरदास जी को, ठीक है। कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी। और कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है इनकी भाषा को? वो कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। कोरबी किस बोली को कहते हैं? तो कोरबी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को। और कोरबी नाम किसने दिया था? राहुल सांस्कृतायन ने। और हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। इस तरह से ये पूछे जाते हैं। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे सो नभ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिल मित्र मुझे पुराना, ठीक है। मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है, तो वो कौन सा है? माधुर्य। गुण कितने होते हैं अपने? 3, प्रसाद, ओज और माधुर्य। पर्णकुटी शब्द का अर्थ है। तो पर्णकुटी शब्द का क्या अर्थ है? तत्पुरुष समास
जो इसमें समास है, सॉरी दोस्तों, पर्णकुटी में जो समास है वो कौन सा है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधार में विशेषण विशेष्य होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान ना होकर। राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। आगे देखते हैं, 105 नंबर का क्वेश्चन है, ये है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? FEKE। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ सब देख लेना, किसने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार एक ना एक आता ही है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण में उपसर्ग कौन सा है? उत। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो यह है लीलाधर जुगोड़ी की। आगे देखते हैं, कीर्ति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो किसके निर्माण से हुआ है? कितन। ऑप्शन बी 2 सही होगा, बी हमारा। न कांतामपि निर्भूषणम वनिता मुखम, तो ये उक्ति किस लेखक की है? ये भामा की उक्ति है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? तो अपभ्रंश का भवभूति कौन है? पुष्पदंत है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? स्वयंभू को। विद्यालय निक्सा नदी अस्ति, विद्यालय के समीप नदी है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? वो है द्वितीय विभक्ति। अभिता, परिताया, समाया, निक्सा, ठीक है, ये वर्ड अगर आपको मिल जाते हैं तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। निम्न पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। ठीक है, इसे तो पढ़ के ही समझ में आ रही है, तो इसमें कौन सा है? भयानक रस है। कोई भयानक दृश्य देख के अचानक में एकदम मूर्छित होकर गिरना। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? तो ये है विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में किन की खिड़की थी? विनोद कुमार की। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? हमें बताना है इसमें सुमिलित कौन सा जोड़ा नहीं है। मेरा जीवन यात्रा राहुल संस्कृताय की है। सिंहावलोकन आत्मकथा यशपाल की है। नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की है, सही है। बसेरे से दूर, ये भी हरिवंश राय बच्चन की, आगे की नहीं है। ठीक है, अब ये इसमें ऑप्शन हमारा डी है जो सही नहीं है। अब नीड़, जो ये दोनों हैं आत्मकथाएं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की बार बार पूछते हैं कितने भागों में है? 4 में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, तो भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? इसमें से लाला श्री निवास दास। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? तो मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। ये महाभारत से संबंधित है रचना है अंधा युग। और ये कैसा नाटक है? ये गीति नाट्य अंधा युग। ये क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं अभी ये पूछे गए हैं। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध है? तो चिंतामणि किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार वीथी नाम से। और कितने भागों में है? 4 भागों में है। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जिसका पहला पद अव्यय हो, मतलब जिसमें हम कुछ चेंज ना कर सकें। रस निरूपण के व्याख्याता हैं, तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? अब यहाँ देखो कन्फ्यूजन के लिए भरत मुनि और भट्ट लोलट दोनों दे रखे हैं। अगर रस मुनि के सूत्र के व्याख्याता पूछते तब तो होते लोलट।
अगर पूछें रस निरूपण, मतलब रस निरूपण का मतलब क्या है, रस की विवेचना सर्वप्रथम किसने की, इसका अर्थ यहाँ ये निकल कर आ रहा है कि रस की सर्वप्रथम विवेचना किसने की, भरत मुनि ने की है। ठीक है, इसमें इसीलिए दोनों नाम दे रखे हैं। और भरत मुनि के रस सूत्र की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की, भट्टलोलट ने की, तब ये सही होता। आगे देखते हैं, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो हंस पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, बनारस से। ठीक है, हंस पत्रिका किसकी थी, ये प्रेमचंद जी की थी। निम्नलिखित लेखों में व्यंग्यकार कौन है, तो इनमें हमें व्यंग्यकार बताना है कौन है, तो वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है, तो इनमें ऐतिहासिक नाटककार बताना। अब देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उन्हें ध्यान से पहले पढ़ना और ऑप्शन को देखना कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका आ रहा है। तो यहाँ है लक्ष्मी नारायण लाल, जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो कौन, लक्ष्मी नारायण लाल। और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें लक्ष्मी नारायण लाल भी थे और जयशंकर प्रसाद भी थे। तो लक्ष्मी नारायण से ज़्यादा जो मतलब वो देना चाहिए था हमें वरीयता, तो वो किन्हें, जयशंकर प्रसाद को। तो इस तरह से ऑप्शन में अगर ये दोनों हैं और वहाँ जयशंकर प्रसाद, तो सबसे पहले उन्हें ही वरीयता देंगे। ठीक है, अब ये हमारा आज क्वेश्चन पेपर अपना पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद और 1-2 पेपर रह गए हैं उन्हें कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है करने की पूरी कोशिश करूंगी आगे आपका कंप्लीट कराने के लिए। लेकिन मेहनत करते रहो, लगे रहो, लगातार लगे रहोगे। ये मत देखो पेपर कब होगा कैसे होगा, पेपर की प्रतीक्षा कभी मत करो। पेपर की प्रतीक्षा करोगे तैयारी नहीं होगी। बस ये सोचो कि जब भी होगा पेपर हमें देना है, बस हमें डेली तैयारी करनी है। एक दिन भी, 1 घंटा भी, जब भी समय मिलता है करो, मिस मत करना अपना। ठीक है, और मेहनत करोगे तो ऐसा नहीं है अवश्य आपको मंजिल मिलेगी। ठीक है, मेहनत करने वाले की तो कभी हार होती ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।